गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 सोशल साइंस भाग प्रथम का चैप्टर फर्स्ट स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक का जो चैप्टर था हम मौर्य काल पढ़ रहे थे। और मौर्य काल में हमने अशोक के बारे में हमने पढ़ा और अशोक के जो नगरीय प्रशासन था उसको हमने समझा। नगरीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन और जो भी इनकी सैन्य व्यवस्था थी, हमने प्रांतीय प्रशासन, नगरीय शासन, सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था तक हो गया था। न्याय व्यवस्था हमारा अनकम्प्लीट रह गया था। न्याय व्यवस्था को आगे देखो। न्याय व्यवस्था जो था, सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे जहाँ ग्रामव्रत अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर संग्रहण, त्रोन्मुख, स्थानीय जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। ठीक है। सबसे ऊपर जो था पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के थे। ठीक है। वर्तमान में भी जैसा कि मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ, आपकी फर्स्ट क्लास से बोलती आ रही हूँ कि प्रेजेंट और पास्ट में कंपेयर करना है, तो उसी प्रकार से प्रेजेंट टाइम में भी 2 प्रकार जो है, जिस प्रकार से दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत जैसे वर्तमान में होती हैं, प्रेजेंट टाइम में होती हैं, उसी समय मौर्य काल में थी। जो दीवानी अदालत थी उनको धर्मस्थी कहा गया है, जबकि फौजदारी अदालतों को कंटक शोधन कहा गया है। ठीक है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर जज और वकील होते हैं, उसी प्रकार धर्मस्थी न्यायालय में भी 3 धर्मस्थ थे या व्यवहारिक और 3 अमात्य करते थे। जो इनका जो न्यायालय में जो निर्णय का कार्य जो था वह धर्मशास्त्र में निपुण थे, और 3 धर्मस्थ वे या व्यवहारिक और 3 अमात्य करते थे। जिस प्रकार से दीवानी अदालत है, उसी प्रकार से धर्मस्थी में भी कुछ ऐसे मामले आते थे। मतलब कि इनका डिवाइडेशन किया हुआ है कि कौन कौन से जो है मामले धर्मस्थी में आएंगे और कौन कौन से कंटक शोधन में आएंगे। तो धर्मस्थी में चोरी, डाकू और लूट के मामले, जिन्हें साहस कहा गया है, धर्मस्थी अदालतों में रखे जाते थे। कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामले भी जो है धर्मस्थी न्यायालय में ही लिए जाते थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है, न्याय व्यवस्था का जो है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, आप ध्यान रखना। तो न्याय व्यवस्था में पहले तो 2 भागों में बांटा गया, धर्मस्थी और कंटक शोधन। और धर्मस्थी में भी कौन कौन से जो मामले आएंगे, चोरी डाके लूट वाले, कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामले जो आएंगे वो धर्मस्थी न्यायालय में आएंगे। जब कंटक शोधन की बात करते तो ये फौजदारी अदालत तो होगी जिस थी, और 3 प्रदिष्टि और 3 अमात्य, जबकि इसमें क्या है 3 धर्मस्थ और 3 अमात्य। और कंटक शोधन में 3 प्रदिष्टि और 3 अमात्य। ठीक है। इनमें मिलकर राज्य और व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र या जनपद न्यायाधीश को रज्जुक कहते थे। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग हैं: धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। ठीक है। मौर्यकालीन समाज की बात करते तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज कृत इंडिका और अशोक के अभिलेखों से मौर्य की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। जो मौर्यकालीन, जब हमने न्याय व्यवस्था को पढ़ा, अब जब मौर्य काल में समाज की व्यवस्था कैसी थी, कैसा इनका यहाँ का समाज था। ठीक है। तो इन्होंने 2 जो ये दे रखी है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज कृत इंडिका। तो जो मैं नोट्स की बात कर रही हूँ, कि मैंने कहा था आपको, जो मैं अंडरलाइन करवाती हूँ या आप खुद पढ़कर जो आप नोट्स बनाते हो, नोट्स का मतलब होता है कि जो भी आपको चैप्टर में इम्पोर्टेंट लगता है उसको आप कॉपी में लाइन वाइज या सिर्फ आप पूरा, जैसे कि आपके क्वेश्चन आंसर करते हो तो क्वेश्चन लिखते हो, आंसर लिखते हो, क्वेश्चन लिखते हो, आंसर लिखते हो। लेकिन नोट्स में क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट लाइन होती है सिर्फ वही लिखी जाती हैं, जिससे क्या होता है कि आप उसके आधार पर जो है पूरा अपना आंसर जो है वो निकाल पाते हो। ठीक है। जो जैसे कि कुछ याद करने वाली चीज़ें होती हैं जो हमें हमेशा याद रखनी होती हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, तो वो हम नोट्स में लिखते हैं। ठीक है। जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज कृत इंडिका, तो आपको जैसे कि जितने भी यहाँ पे शिलालेख, अभिलेख और जो भी सारी बुक्स जैसे भी आती है, तो आपको क्या करना है, उस एक पेपर पर लिखते जाना है इस चैप्टर से रिलेटेड। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, और चैप्टर फर्स्ट में जो भी हमने मौर्य काल में और जनपद में जितने भी अभी तक शिलालेख पढ़े हैं, अभिलेख पढ़े हैं, और किस व्यक्ति ने क्या, जैसे कि एक राजतरंगिणी आई थी, कल्हड़ ने लिखी थी, तो आपको लिखना है कि कल्हड़ ने क्या लिखा है, राजतरंगिणी। तो इस प्रकार से आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। ठीक है। अभी से बनाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज कृत इंडिका। ठीक है। अभिलेख अशोक के अभिलेखों से मौर्य काल के सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जानकारी हर कोई ना कोई ग्रंथ से, अभिलेखों से मिलती है। तो जिसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था की जानकारी भी हमको मेगास्थनीज की इंडिका से और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। कौटिल्य ने 4 वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किए हैं। और वे 4 वर्ण कौन कौन से हैं? वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने
अन्य जातियों जैसे कि निषाद, पार्श्व, पृथकता, श्रुता, विधेयक, शूद्र, चांडाल आदि का उल्लेख भी किया है। मेगस्थनीज की इंडिका ने भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया है। जैसा कि हमने कहा कि जो समाज के बारे में मेगस्थनीज की इंडिका हमें बताती है, तो उस इंडिका में हमारे समाज के बारे में या मौर्यकालीन समाज के बारे में क्या कहा गया है। उसमें कहा गया है कि दार्शनिक थे, किसान, पशुपालक, शिकारी, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद या अन्य शासक वर्ग उस समय था। यहाँ पर जो है जिस प्रकार से जिस व्यक्ति का कार्य था उसी के अनुसार जो है उनकी जाति जो है निर्धारित की जाती थी। ठीक है, मेगस्थनीज ने अपने वर्गीकरण में जाति वर्ण व्यवसाय में अंतर को भुला दिया है। जो मेगस्थनीज ने जो समाज की व्यवस्था को बताया है इंडिका के अंदर, ये मेगस्थनीज की इंडिका वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको लाइन अंडरलाइन करना और याद भी रखना है आपको। मेगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलती हूँ वो या फिर तो नोट कर लिया करो या हाथों हाथ लर्न कर लिया करो। ठीक है, मेगस्थनीज ने अपने वर्गीकरण में जाति वर्ण व्यवसाय को अंतर को भुला दिया है। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति जो थी वो अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता, फिर भी स्मृति काल की अपेक्षा वह अधिक अच्छी स्थिति में थी, क्योंकि उस समय क्या नहीं, पुनर्विवाह और नियोग की जो थी अनुमति थी। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति कैसे थी, तो आप कह सकते हैं कि इतनी अच्छी तो नहीं थी, इतनी उन्नत तो नहीं थी, लेकिन संतोषजनक थी, क्योंकि उस समय जो है पुनर्विवाह। अगर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और अगर मैं आपको पूछती हूँ कि पुनर्विवाह की अनुमति किस काल में थी, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि पुनर्विवाह की अनुमति जो है मौर्य काल में थी। ठीक है, ये वर्ड जो है ये दे रखे हैं। वैसे अभी इसमें तो आपको समाज में ऐसा आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब ये ओवरऑल हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तब बाद में इस तरह के क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ठीक है, तो ये एक होता है कि पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको कितना समझ आया, आपने इसको कितना ग्रहण किया। ठीक है, वैसे तो आपको बहुत कुछ सब इम्पोर्टेंट ही रहता है, लेकिन आपको ऐसा उसको समराइज़ करना है, उसको समरी होनी चाहिए आपके अंदर कि इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट का जो है पूरा चैप्टर की जगह आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही निकालनी है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो था ये इसमें सांची स्तूप दे रखा है, अशोक स्तूप दे रखा है और अशोककालीन अभिलेख की जो लिपि है। ठीक है, ये इसकी लिपि दे रखी है, 2 लिपियाँ इसमें आपके तभी एक खरोष्टी लिपि आई है और एक और लिपि है आपकी। ठीक है, तो इस प्रकार से इन लिपि जो है अशोक के मौर्य काल के समय जिस लिपि के बारे में, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, इन्हीं 2 लिपियों का उल्लेख आया है। अभी तक इसके अलावा कोई लिपि का उल्लेख नहीं आया है। तो जैसे अभी तो आपको सिर्फ ये 2 खरोष्टी और जो आपको एक दे रखी है 2, इन्हीं को लर्न रखना है। ठीक है, कि किन लिपि से जो है आपको मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये अशोका साम्राज्य का जो है मैप दे रखा है। जो भी मैप आते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है, इनको एक बार देखना है ताकि आपको पता लगे कि जिन जिन क्षेत्रों का उल्लेख आते हैं, क्योंकि ये अभी आ रहे हैं, ये बाद में भी आएंगे। ये सारे जनपद जो हैं, सारे जो महाजनपद हैं, इनका सिर्फ आप मौर्य काल में नहीं पढ़ोगे, आगे भी आएंगे आपके। ठीक है, तो आपको जो है इस मैप में जो है जहाँ पे जिनकी स्थिति है उनको देखना है, कहाँ पे किन जनपदों की, महाजनपदों की उस समय क्या स्थिति थी। ठीक है, तो एक बार जो है आपको इसको एनालाइज करना है, इनको देखना है, इस मैप को पढ़ना है। ठीक है, अब शुरू करते हैं हमारा शुंग वंश। ठीक है, जो शुंग वंश है, शुंग वंश की स्थापना जो है 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, मौर्य राजा बृहदत्त का प्रधान सेनापति था, उसने उसे मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उसने 151 ईसा पूर्व तक राज्य किया। उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। ये आपके इसमें आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व में स्थापना की। ठीक है, उसके बाद में जो है उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, वो भी कितनी बार, 2 बार। ये इंपॉर्टेंट रहता है, कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया, जबकि अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमने मौर्य काल में नहीं पढ़ा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, दिखने में आपको बहुत ही आसान और सरल लग रही होगी पढ़ने में अभी, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तब आपको यही चीज़ें जो है बाद में आप भूलते जाते हो। इसलिए अभी से थोड़ा जो है ध्यान रखा स्टार्ट कर देना, ध्यान रखना। ठीक है, तो राज्यकाल में जो है 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। किसके काल में, शुंग वंश में, पुष्यमित्र शुंग द्वारा। ठीक है, सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि अश्वमेध यज्ञ में उसका पुरोहित था। ठीक है, पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश में जो प्रमुख राजा हुए उनके अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवती, देवभूति को उसके अमात्य वासुदेव ने लगभग 73 ईसा पूर्व में सिंहासन से उतार दिया। तो इम्पोर्टेंट है आपके इसमें रहता है शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग, इसकी स्थापना और अश्वमेध यज्ञ करवाया। पता इसमें जो है जो संस्कृत व्याकरण सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण थे पतंजलि, उन्होंने जो अश्वमेध यज्ञ में
और ये पुरोहित रहे थे उस समय। ठीक है। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश जो है इसकी नींव सबसे पहले किसने डाली, कब डाली, कहाँ डाली, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है। तो आंध्र गोदावरी कृष्णा नदियों की घाटी में सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली। ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको मैप को जो है अच्छे से एनालाइज करना है। अब देखो यहाँ पे दो नदियों के नाम आए हैं, गोदावरी कृष्णा नदी की घाटियाँ। ये जो नदियाँ है जो है ये अपने भारत के दक्षिण में बहती हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से ये गोदावरी और कृष्णा जो है जो आंध्र प्रदेश है, आपको क्या करना है, वैसे तो अभी ज्योग्राफी हम पढ़ नहीं रहे हैं, फिर भी आपको क्या करना है कि जो भी अभी प्रेजेंट टाइम का जो आपका मैप रहता है इंडिया का, जिसमें सारे स्टेट दे रखे हैं, तो उन स्टेट को देखना है। अभी प्रेजेंट टाइम का जो स्टेट है अपने, तो सारे स्टेट को देखना है कि कहाँ पे कौन सा स्टेट दे रखा है। जैसे कि इसमें आंध्र आया है, तो आंध्र आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश कहाँ है। ठीक है। अभी गोदावरी कृष्ण वैसे मैंने बता दिया, फिर भी मैं आपको इसके अंदर मैप में जो है वो बता देती हूँ। देखो यहाँ पे है ये गोदावरी नदी, ये है कृष्णा, ठीक है, ये कावेरी महानदी। ये सारा एक बार ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। ताकि आपको जो भी नाम आए बीच में, तो आपको डायरेक्टली मैप में जो है इसकी सिचुएशन कहाँ, इसकी जो स्थिति कहाँ रहती है वो आपको एग्जिट पता हो। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपकी ये आगे से आगे आती जाएगी, तो ये मैप आपका आगे से, भले ही अशोक के साम्राज्य के बारे में पूरा दे रखा है, लेकिन ये जो नाम है जो ये वापस से आपके रिपीट होते जाएंगे, ये सारे नाम आएंगे आपके। ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना आप। ठीक है। तो गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली। तो ये वाला जो क्षेत्र था आंध्र का, इस क्षेत्र में जो है सातवाहन वंश की नींव डाली गई थी। किसने डाली, सिमुक ने डाली थी। ठीक है। ये भी आपके इम्पोर्टेंट रहता है। सिमुक ने जो है सातवाहन वंश की नींव डाली, कब डाली, 60 ईसा पूर्व में। ठीक है। ये राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। सिमुक का राज्यकाल 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उपरांत सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की व्यक्ति एवं सत्ता का विस्तार किया। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिण भारत पर अपने सार्वभौम सत्ता स्थापित की। उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान आधुनिक पैठण नामक नगरी थी। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमण के फलस्वरूप, ये देखो ये शकों का भी अभी आप आगे पढ़ने को मिलेगा आपको, कि आक्रमणों के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति में ह्रास होने लगा। महाराष्ट्र में शक वंश का शासन आरंभ हुआ। देखो मैं आपको महाराष्ट्र की स्थिति बता देती हूँ। ठीक है। ये वाला इसके ऊपर का जो है राजस्थान रहता है, फिर आपके गुजरात आता है, गुजरात के बाद में जो ये वाला क्षेत्र रहता है ये महाराष्ट्र का है। ठीक है। तो महाराष्ट्र में जो है शक वंश का शासन आरंभ हुआ था, जो पश्चिमी क्षत्रप वंश कहा जाता है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में, अभी आंध्र वाला क्षेत्र में हमने किस वंश को पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा सातवाहन को। अभी अभी हमने सातवाहन वंश को पढ़ा, जिसने सिमुक ने जो है यहाँ पे नींव डाली थी। जो भी गोदावरी और कृष्णा नदी का जो क्षेत्र था, दोनों नदियों के बीच की जो घाटी थी, वहाँ पर जो है हमने सातवाहन वंश को पढ़ा। और जो ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जो शक वंश है। ठीक है। तो सातवाहन वंश के 23वें शासक जो थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। अब देखो, एक हमने पढ़ा सिमुक ने इसकी स्थापना की। इसका एक प्रमुख हमेशा क्या रहता है कि अपन जो भी अभी आगे कंटिन्यूटली, जैसे भी हम वंश के अंदर या जिस भी कोई भी काल रहेगा, जैसे कि मौर्य काल के बाद में को जो भी काल आता है, गुप्त काल आता है, या जैसे जैसे काल आते जाएंगे हम पढ़ेंगे, तो आपको क्या दे रखा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट शासक दे रखे होंगे, आपको उनको कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान से देखना है। अब सातवाहन वंश, जैसे कि इसमें शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग इंपॉर्टेंट रहता है। सातवाहन वंश में जो आपके इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है। इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है सातवाहन वंश में इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट किया करके पुनः अपने वंश की शक्ति, समृद्ध और सत्ता स्थापित की। जो शकों ने जो है शकों का जो आक्रमण हुआ था, फलस्वरूप सातवाहनों की जो शक्ति ह्रास हो रहा था, उसमें कमी हो रही थी, और महाराष्ट्र में शक वंश का शासन भी आरंभ हो गया था। तो ऐसे में गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है सातवाहन वंश में आता है और जो है क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करता है और अपने वंश की शक्ति, समृद्धि, सत्ता स्थापित करता है। ठीक है। वशिष्ठी पुत्र
पुलुमावी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया। रुद्रदामन ने उससे वह समस्त भूभाग छीन लिया जिसे उसने पश्चिमी सत्रपों को पराजित करके जीता था। सातवाहन वंश के 27वें शासक यज्ञश्री ने शातकर्णी ने उज्जैनी के सत्रपों से कुछ भूभागों को अपने अधिकार में करके अपनी वंश कीर्ति पुनः स्थापित की। यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई जिनमें से कुछ पर जलपोत भी अंकित हैं। ठीक है, ये सातवाहन वंश के सिक्के हैं। ठीक है, प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत था। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। अब सातवाहन वंश में जो हम वंश पढ़ रहे हैं ये हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। ठीक है, ये हिंदू धर्म को हमने मौर्य काल में भी अलग अलग धर्म को पढ़ा, बुद्ध को पढ़ा, जैन धर्म को पढ़ा, और हमें मौर्य काल के बारे में भी ज़्यादातर जो जानकारी मिलती है इन्हीं ग्रंथों से मिलती है। जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, जैन धर्म के ग्रंथ हैं, इनसे हमें जानकारी मिलती है। लेकिन सातवाहन वंश में ना बौद्ध धर्म है ना जैन धर्म है, यहाँ पे ये हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। ठीक है, इन धर्म का भी आपको थोड़ा देखना है। उन्होंने वैदिक यज्ञों और समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया तथा विदेशी यवनों और शकों से संघर्ष करते रहे। एक्चुअल में क्या है कि जो यवन और शक जो है ये विदेशी जातियाँ हैं, ये भारत की नहीं है, ये विदेशी। जैसे कि वर्तमान में भी जो है भारत में जो हमारे पड़ोसी देश है, चीन है, पाकिस्तान है, तो ये भारत पर क्या करते रहते हैं, हमारी सीमा पर जो है इनका आक्रमण होता रहता है। लड़ाइयाँ जो हैं, युद्ध जो है अभी तक प्रेजेंट टाइम में भी हमको देखने को मिलता है। तो ये बाहर के जो है देश हैं जो हमारे देश पर आक्रमण करते हैं और फिर वापस हम उनका जवाब देते हैं। तो उस समय भी क्या होता था, जो विदेशी जातियाँ थीं या विदेशी क्षेत्र थे वहाँ से भारत में आक्रमण होता था। तो उस समय के जो जातियाँ थे, यवन थे, शक थे, तो इनसे जो है भारत की जातियों से संघर्ष होता रहता था। उन्होंने बौद्ध तथा जैन विहारों तथा उपास्यों को भी प्रभुत्व अनुदान किए। उनके शासनकाल में वाणिज्य तथा व्यापार, कृषि, अन्य उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिला। चांदी, तांबे, शीशे, कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन था। उस समय किस प्रकार की मुद्राएं प्रचलित थी? चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की मुद्राओं का विशेष रूप से प्रचलन था उस समय। ठीक है, इनके शासनकाल में, सातवाहन के शासनकाल में। दक्षिणी क्षेत्रों में सातवाहन का शासन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखो, उन्होंने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों की भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य विहार बनवाए जिनमें कार्ले का चैत्य सुप्रसिद्ध है। ठीक है, 40 मीटर लंबा, 15 मीटर ऊंचा ये चैत्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ तक हमने शक पढ़ा, सातवाहन काल पढ़ा। ठीक है, कल की क्लास में हम गुप्त साम्राज्य को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।